आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी में उतरेंगे जिसने अपने पिता की हत्या का बदला एक पूरे राज्य का निर्माण करके लिया। वाह। एक ऐसा नाम जो झारखंड में किसी के लिए मसीहा है तो किसी के लिए एक विवादास्पद नेता। हम बात कर रहे हैं दिशोम गुरु शिबू सोरेन की। जी। हमारे सामने जो स्रोत हैं वे उनके पूरे जीवन को परत दर परत खोलते हैं। आज हम समझेंगे कि कैसे एक 15 साल का लड़का जिसके पिता को महाजनों ने मार डाला, वो झारखंड की राजनीति और पहचान का सबसे बड़ा चेहरा बन गया। बिल्कुल। और शुरुआत उनके नाम से ही करनी होगी, दिशोम गुरु। हाँ। ये कोई राजनैतिक पदवी नहीं है। ये सम्मान उन्हें 1970 के दशक में झारखंड के आदिवासियों ने ही दिया था। अच्छा। संथाली भाषा में इसका मतलब है राष्ट्र का गुरु या पूरे समाज का मार्गदर्शक। ये दिखाता है कि राजनीति में आने से बहुत पहले वे लोगों के लिए एक सामाजिक और वैचारिक नेता बन चुके थे। तो उनकी कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है? नहीं, ये एक पूरे आंदोलन की कहानी है। आमतौर पर जब हम किसी बड़े नेता की बात करते हैं तो उनकी शुरुआत किसी राजनीतिक छात्र संगठन या किसी विचारधारा से होती है, लेकिन शिबू सोरेन की कहानी तो एक बहुत ही निजी और दर्दनाक हादसे से शुरू होती है। यही उनकी राजनीति को परिभाषित करता है ना? उनकी राजनीति सिद्धांतों से नहीं बल्कि अनुभव से जन्मी थी। उन्होंने शोषण को किताबों में नहीं पढ़ा था, अपने घर में देखा था। सूत्रों के मुताबिक उनका जन्म 11 जनवरी 1944 को रामगढ़ के नेमरा गांव में हुआ। उस समय ये हजारीबाग जिले का हिस्सा था। ठीक है। उनके पिता सोबरन सोरेन एक शिक्षक थे जो सामाजिक सुधार के कामों में भी लगे थे, और उनका बचपन का नाम था शिवचरण मांझी। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। 27 नवंबर 1957 की तारीख। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन शिबू सोरेन के पिता सोबरन सोरेन की हत्या कर दी गई। और वजह थी महाजनी प्रथा का विरोध। देखिए, जब हम महाजनी प्रथा कहते हैं तो ये सिर्फ पैसे उधार देने का मामला नहीं था, ये एक मकर जाल था। अच्छा। आदिवासी एक बोरी अनाज उधार लेते थे और उनकी पूरी जिंदगी, यहाँ तक कि उनके बच्चे भी, उस कर्ज को चुकाते चुकाते बंधुआ मजदूर बन जाते थे। उनकी जमीन, उनकी फसल, सब कुछ महाजन का हो जाता था। सोबरन सोरेन इसी अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे थे और यही उनकी हत्या का कारण बना। और उस वक्त शिबू सोरेन सिर्फ 15 साल के थे। सिर्फ 15 साल। इस एक घटना ने एक छात्र को एक तरह से क्रांतिकारी में बदल दिया। तो एक 15 साल का लड़का इस गहरे सदमे और गुस्से को लेकर क्या करता है? उसने इस लड़ाई को आगे कैसे बढ़ाया? कुछ साल बाद 1960 और 70s के दशक में उन्होंने उसी महाजनी प्रथा के खिलाफ सीधा विद्रोह छेड़ दिया। सीधा विद्रोह? हाँ। उनका सबसे चर्चित आंदोलन था धान काटो आंदोलन। ये क्या था? इसका तरीका बहुत सीधा और असरदार था। महाजनों ने जिन आदिवासी जमीनों पर कब्जा कर लिया था, शिबू सोरेन अपने समर्थकों के साथ उन खेतों में जाते और जबरन फसल काट लेते थे। अच्छा। नारा होता था, ये जमीन दिशोम के नाम है, यानी ये जमीन समाज की है, किसी एक शोषक की नहीं। ये तो सीधी सीधे उस समय के कानून को चुनौती देना हुआ। मतलब ये सिर्फ फसल काटना नहीं था, ये एक तरह का ऐलान था कि हम तुम्हारे सिस्टम को नहीं मानते। बिल्कुल, यही इसका सबसे बड़ा इंसाइट है। ये केवल भूख के लिए फसल काटना नहीं था, ये उस कानूनी ढांचे को सीधी चुनौती थी जिसे आदिवासी अपने ऊपर थोपा हुआ और अन्यायपूर्ण मानते थे। एक तरह का सविनय अवज्ञा आंदोलन। सही कहा, जो कह रहा था कि हमारे पारंपरिक अधिकार तुम्हारे कागजी कानूनों से ऊपर हैं। लेकिन सोरेन यही नहीं रुके। उन्होंने समझा कि समाज में अंदरूनी सुधार भी जरूरी हैं। किस तरह के सुधार? मात्र 18 साल की उम्र में उन्होंने संथाल नवयुवक संघ बनाया। 18 साल की उम्र में? जी। उनका ध्यान 2 चीजों पर था। पहला, नशाबंदी। उन्होंने हड़िया, दारू जैसी चीजों के खिलाफ अभियान चलाया क्योंकि वे मानते थे कि ये समाज को अंदर से खोखला कर रहा है। और दूसरा, शिक्षा। उन्होंने गांवों में रात्रि पाठशालाएं शुरू की। सोचिए, उस दौर में जहां बिजली तक नहीं थी, लालटेन की रोशनी में चलती एक पाठशाला उम्मीद और क्रांति का कितना बड़ा केंद्र रही होगी। और मैंने अकेली अखाड़ा के बारे में भी पढ़ा है। ये क्या था? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। उन्होंने अकेली अखाड़ा बनाया। सुनने में ये एक गांव की पंचायत जैसा लगता है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा था। मतलब? ये मौजूदा कानूनी व्यवस्था को एक खुली चुनौती थी। उनका संदेश साफ था, आपके कोर्ट, आपकी पुलिस हम पर
और हमारे रीति रिवाजों पर भरोसा नहीं करते तो हम अपनी न्याय व्यवस्था खुद चलाएंगे। तो ये सिर्फ विवाद सुलझाना नहीं था। नहीं, ये अपनी सांस्कृतिक और न्यायिक स्वायत्तता का ऐलान था। तो सोरेन ने जमीनी स्तर पर एक सामाजिक आंदोलन खड़ा कर दिया था। नशाबंदी, अपनी अदालतें, जमीनों पर दोबारा कब्जा। लेकिन शायद उन्हें एहसास हुआ होगा कि सड़क की लड़ाई को राजनीतिक ताकत के बिना अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सकता। बिल्कुल। क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम का गठन इसी जरूरत से हुआ था? बिल्कुल सही। आंदोलन को एक राजनीतिक दिशा और ढांचे की जरूरत महसूस होने लगे थे और इसी सोच के साथ 4 फरवरी 1973 को धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में जेएमएम की स्थापना हुई। और ये सिर्फ एक और पार्टी का गठन नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें 3 बहुत अलग-अलग विचारधाराओं के लोग एक साथ आए थे। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प कॉम्बिनेशन है। एक तरफ आदिवासी अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे शिबू सोरेन, दूसरे विनोद बिहारी महतो और तीसरी तरफ एक मार्क्सवादी विचारक ए.के. रॉय। ये 3 अलग-अलग दुनियाएं एक साथ कैसे आईं? यही जेएमएम की शुरुआती ताकत थी। शिबू सोरेन, जिन्हें महासचिव बनाया गया, वे आदिवासियों के निर्विवाद चेहरे थे। विनोद बिहारी महतो, जो अध्यक्ष बने, वे कुर्मी समुदाय से आते थे और उन्होंने शिवाजी समाज के जरिए पिछड़ों को लामबंद किया था। और ए.के. रॉय? और ए.के. रॉय एक मजदूर नेता और मार्क्सवादी बुद्धिजीवी थे, जिनका कोयला खदानों के मजदूरों पर गहरा प्रभाव था। तो जेएमएम ने आदिवासी, मूलवासी और मजदूरों को एक मंच पर ला दिया। एकदम सही। और लक्ष्य एक था, शोषण से मुक्ति और अलग झारखंड राज्य, जहां जल, जंगल, जमीन पर स्थानीय लोगों का अधिकार हो। तो इस राजनीतिक मंच के साथ शिबू सोरेन ने जंगल से संसद तक का सफर शुरू किया। उनका संसदीय जीवन कैसा रहा? उनका संसदीय सफर भी उनके जीवन की तरह ही उतार चढ़ाव भरा रहा। शुरुआती कुछ असफलताओं के बाद वे 1980 में पहली बार दुमका लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। 80 में? जी। और ये बस शुरुआत थी। दुमका की जनता ने उन पर इतना भरोसा दिखाया कि वे 1989 से 2009 के बीच कुल 8 बार लोकसभा के लिए चुने गए। 8 बार? ये उनकी जमीनी पकड़ और लोकप्रियता को दिखाता है। बहुत ज्यादा। इसका मतलब है कि उन्होंने झारखंड के मुद्दों को स्थानीय स्तर से उठाकर सीधे दिल्ली के दरबार में पहुंचा दिया। हाँ, निश्चित रूप से। उनका सबसे बड़ा योगदान यही था कि उन्होंने आदिवासी समाज के संघर्षों को, उनकी उपेक्षा को राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बनाया। दिल्ली में बैठे लोगों को ये एहसास दिलाया कि मध्य भारत के जंगलों में एक बड़ी लड़ाई चल रही है। वे केंद्र में मंत्री भी बने थे ना? हाँ, 2004 में वे केंद्र की यूपीए सरकार में कोयला मंत्री भी बने और 2020 में वे राज्यसभा के सदस्य चुने गए। वे झारखंड की एक ऐसी बुलंद आवाज बन गए थे जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। वे 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन उनके कार्यकाल हमेशा बहुत छोटे और अस्थिर रहे। ऐसा क्यों? हाँ, उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल की कहानी थोड़ी अलग है। पहला कार्यकाल 2005 में तो आप देखिए महज 10 दिनों का था। सिर्फ 10 दिन? जी। दूसरा 2008-9 में और तीसरा 2009-10 में। इसकी बड़ी वजह गठबंधन की राजनीति और बहुमत का स्थिर न होना था। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना हुई जिसका जिक्र जरूरी है। 2009 का तमाड़ उपचुनाव? बिल्कुल, ये भारतीय राजनीति के इतिहास की एक दुर्लभ घटना है। हाँ। शिबू सोरेन उस वक्त मुख्यमंत्री थे और उन्हें विधानसभा का सदस्य बनने के लिए उपचुनाव लड़ना था। वे तमाड़ सीट से चुनाव हार गए और उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। ये तो बहुत बड़ी बात थी कि राज्य का सबसे बड़ा नेता जो मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हो, वो एक उपचुनाव हार जाए। हाँ, ये दिखाता है कि राजनीति कितनी अप्रत्याशित हो सकती है। लेकिन उनका करियर जितना लंबा और दमदार रहा, उतनी ही गहरे विवाद भी उनके साथ जुड़े। जी, ये सच है। उनका राजनीतिक जीवन कानूनी संघर्षों से भरा रहा। उन पर कई गंभीर आरोप लगे। इनमें सबसे प्रमुख था 1975 का चिरूडी कांड, जो आंदोलन के दौरान हुई हिंसा से जुड़ा था। अच्छा। फिर 1994 में उनके निजी सचिव शशिनाथ झा की हत्या का मामला सामने आया, जिसमें उन पर गंभीर आरोप लगे। और 1993 का जेएमएम रिश्वत कांड तो राष्ट्रीय स्तर पर बहुत चर्चित हुआ था। वो नरसिम्हा राव सरकार वाला मामला है ना? जी, वही। सरकार को बचाने के लिए वोट के बदले पैसे लेने के आरोप थे।
इन कानूनी मामलों ने उनके राजनीतिक करियर और उनकी छवि को कैसे प्रभावित किया? निश्चित रूप से इन मामलों ने उनकी छवि को बहुत नुकसान पहुंचाया और उन्हें एक विवादास्पद नेता के तौर पर भी पेश किया। उन्हें जेल भी जाना पड़ा। लेकिन ये भी एक तथ्य है और स्रोतों में स्पष्ट लिखा है कि वे कई प्रमुख मामलों में, जैसे चिरूडी कांड और शशिनाथ झा हत्याकांड में, सालों चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अदालतों द्वारा बरी कर दिए गए। तो उनके जीवन में संघर्ष सिर्फ सड़कों पर या संसद में नहीं था, बल्कि अदालतों में भी था। बिल्कुल। इन तमाम संघर्षों, राजनीतिक उतार चढ़ाव और विवादों के बीच क्या वो अपना सबसे बड़ा सपना पूरा कर पाए, अलग झारखंड का सपना? बिल्कुल। और यही उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। दशकों के आंदोलन, अनगिनत कुर्बानियों और लंबे राजनीतिक संघर्ष के बाद आखिर वो दिन आया। 15 नवंबर 2000। हाँ, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती का दिन। इसी ऐतिहासिक दिन पर बिहार से अलग होकर झारखंड भारत का 28वां राज्य बना। ये तारीख, ये दिन और राज्य का क्रम 28वां, ये सभी तथ्य महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा। शिबू सोरेन ने इस आंदोलन की आग को कभी बुझने नहीं दिया था। उनका वो प्रसिद्ध कथन है, झारखंड खैरात में नहीं मिला है, ये संघर्ष का परिणाम है। ये वाक्य उस पूरी यात्रा का सार है। एकदम। शिबू सोरेन ने एक मजबूत राजनीतिक विरासत भी छोड़ी है, जो आज झारखंड की राजनीति के केंद्र में है। जी, उनका परिवार आज राज्य की राजनीति का एक प्रमुख ध्रुव है। उनकी पत्नी का नाम रूपी सोरेन है। उनके एक पुत्र दुर्गा सोरेन, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वे भी जामा से विधायक रह चुके थे। और हेमंत सोरेन तो मुख्यमंत्री हैं। हाँ, उनके दूसरे पुत्र हेमंत सोरेन आज झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और उनकी राजनीतिक विरासत के असली उत्तराधिकारी माने जाते हैं। और सबसे छोटे पुत्र बसंत सोरेन दुमका से विधायक हैं। तो सोरेन परिवार की जड़ें झारखंड की राजनीति में बहुत गहरी हैं। बहुत गहरी। 4 अगस्त 2025 को 81 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। इसे झारखंड में एक युग का अंत कहा गया। हाँ, ये एक अपूरणीय क्षति थी। उनका निधन नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद हुआ। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव नेमरा में किया गया। राज्य सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया था। जी, जो दिखाता है कि वे राज्य के लिए क्या मायने रखते थे। उनके योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली, लेकिन उनके जाने के बाद, जी, उनके निधन के बाद 2026 में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने उन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित करने की घोषणा की। ये एक बड़ी मान्यता है। ये सम्मान उनके पूरे जीवन के संघर्ष, उनके योगदान और झारखंड निर्माण में उनकी ऐतिहासिक भूमिका को राष्ट्रीय स्तर पर मिली एक स्थायी मान्यता है। तो आखिर में हम शिबू सोरेन को कैसे याद रखें? अक्सर उन्हें झारखंड का गांधी भी कहा जाता है। इस उपाधि के पीछे क्या तर्क है? उन्हें ये उपाधि इसलिए दी जाती है क्योंकि गांधी जी की तरह ही उन्होंने लगभग 40 वर्षों तक एक लंबा और अनवरत संघर्ष किया। अच्छा। उनका आंदोलन काफी हद तक शांतिपूर्ण और जन आंदोलन पर आधारित था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि उन्होंने एक बिखरे हुए, शोषित और हाशिए पर पड़े आदिवासी समाज को एक संगठित राजनीतिक शक्ति में बदल दिया। एक शक्तिशाली वोट बैंक बनाया। बिल्कुल। और उन्होंने सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि आदिवासी संस्कृति, भाषा और अखिली अखाड़ा जैसी पारंपरिक न्याय व्यवस्था को भी पुनर्जीवित करने का काम किया। तो उनकी अमिट छाप क्या है? उनकी अमिट छाप ये है कि जब तक झारखंड का अस्तित्व रहेगा, दिशोम गुरु का नाम इसके निर्माता के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। वे सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि झारखंड की पहचान, उसके संघर्ष और उसके स्वाभिमान का प्रतीक बन चुके हैं। अंत में उनका एक उद्धरण उनके पूरे जीवन के दर्शन को समेट देता है। जल, जंगल और जमीन हमारी पहचान है और हम इसकी रक्षा के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक दर्शन है। और आज जब हम जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय समुदायों के अधिकारों पर दुनिया भर में बहस कर रहे हैं, तो ये सवाल बहुत प्रासंगिक हो जाता है। ये सोचने वाली बात है कि शिबू सोरेन का जल, जंगल, जमीन का सिद्धांत आज के विकास मॉडल के सामने कहाँ खड़ा होता है और ये भविष्य को क्या दिशा दे सकता है।